नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने जो हमारे अभी अभी के 3 अंक सुने होंगे, तो आप भी इस सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में इतने विस्तार से बात हो सकती है, या इसके इस विषय में इतनी गहराई छुपी है। ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। और जब हमने एक फॉर्मल बातचीत की, तो ये पता चला कि हाँ, इतनी इतनी ज्यादा गहराई है और इस विषय पे बात की जा सकती है। और ये बात हमारे विद्वान ने ही हमें बताई, जिनसे आप सब भी परिचित हैं। तो आइए एक बार फिर उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस स्वागत से मैं अभिभूत हूँ मीका जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका भी स्वागत। थैंक यू। गौतम जी, पिछले अंक में आपने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के बारे में बताया था कि किस तरह आपने सबके सामने बैठे हुए जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज थी, और उसमें आपने नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू कर लिया था, जो एक प्ले लेके आए थे लखनऊ में, वेटिंग फॉर गोडो। सैमुअल बगट का जो प्ले लेके आए थे, तो वहीं पर आपने कैसे उनका इंटरव्यू किया और सबको पता भी नहीं चला कि इंटरव्यू हो भी गया है। तो ये बड़े आश्चर्यजनक और अद्भुत बात लगी कि कैसे सबके बीच में आराम से इंटरव्यू किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि आज भी ऐसे ही कुछ अपने रोचक संस्मरणों के बारे में आप बताएं, इंटरव्यूज के बारे में, और साथ साथ ये भी बताएं कि इंटरव्यू के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर ही हम इंटरव्यू के उन तरीकों की बात कर रहे हैं जो कि किसी के भी काम आ सकती है। क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू करना, रेडियो के लिए करना, टेलीविजन या ऑडियो विजुअल के लिए करना, तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है मीडियम का। लेकिन जो इंटरव्यूअर में जो गुण होने चाहिए उसकी तरफ कुछ इशारे हो रहे हैं। जैसे उत्पलेंदु चक्रवर्ती का जब मैंने इंटरव्यू किया, तो 2 घंटे बाद उन्होंने बोला कि आपका तो कुछ दिखाई नहीं, मैं रिकॉर्ड किया। तो हमने कहा था कि आप एज इट इज जैसे भी बोले हैं, आपको आप कल पढ़ लीजिएगा। तो न्यूज़पेपर में एक एक चीज जो जो उन्होंने बोला था सब कुछ था। तो उनके लिए भी आश्चर्य की बात थी। फिर हमने सुभाष मुखोपाध्याय और नसीरुद्दीन शाह के उदाहरण दिए कि कैसे इंटरव्यूज हुए थे। तो साथ में अभी श्याम बेनेगल वाली फिल्म में भी देखिएगा, तो हम उनसे बात ही कर रहे हैं, इंटरव्यू ही कर रहे हैं। इंटरव्यू करना और बात करना हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें बहुत दोनों ही लोग बहुत इजी रहते हैं। जैसे आप देखिएगा, किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, या जब कोई व्यक्ति कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं व्याख्यान देता है, तो उसके पास किसी न किसी रूप में टेंशन होता है। और वही व्यक्ति जब चाय की दुकान पर बात करता है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ, अपने फेलोज के साथ, बहुत फ्री होकर बात करता है। लेकिन वहां पर वो अपने स्तर से नीचे नहीं उतरता है, जिस स्तर पर वो व्याख्यान दे रहा था या सेमिनार में बोल रहा था। फर्क खाली रिलैक्सेशन का है। हम ये स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले 3-4 दशकों में, जो हम जिस प्रोफेशन में रहे हैं, कि वो जो इजीनेस है, वो जो रिलैक्सेशन का मोड है, वो वहां भी हो। जब हम दूरदर्शन के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं, या हम किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गए हैं, या किसी बहुत पॉपुलर व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गए हैं, या किसी अहंकारी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गए हैं, हम रिलैक्स कैसे रहें। क्योंकि अगर कोई अशांत है और हम भी उसके लिए अशांत हो जाते हैं, जैसे घर में ही अचानक कोई व्यक्ति अचानक से पैनिक हो जाता है, उसके पैनिक होने से बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो अगर ये हो सकता है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम शांत हों तो वो भी शांत हो सकता है। मतलब हम उसको शांत करने की कोशिश न करें जो एजिटेटेड है, जो पैनिक है। हम उससे जो खुद इरिटेशन में आ रहे थे, वो अगर ना हो और खुद में अपनी पीस को बनाए रखें, तो फिर बाहर बहुत जल्दी पीस हो सकता है। ऐसा इंटरव्यू करते समय भी हो सकता है कि चाय की दुकान में जो रिलैक्सेशन है और जो मस्ती है, वो हम वहां भी
क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर कोई चांस नहीं। जैसे मैं वो आपको बताऊं कि बनारस में 98 99 की बात हो रही थी। तो यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस फिल्म का नाम है आँच। उसमें दो प्रमुख एक्टर्स को रख दिया गया था, परेश रावल और नाना पाटेकर को। बाकी सब लोकल एक्टर्स को लेकर के फिल्म बना रहे थे। आमतौर पर यही होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म ले लेगा अगर कोई एक नोन फेस रहेगा। जैसे गुलजार ने किया था, मेरे अपने बनाए थे, मीना कुमारी को ले लिया था, एक नोन फेस था, बाकी सब न्यू कमर्स थे, किसी को कोई नहीं जानता था। तो ये एक तरीका होता है, ये एक तरह की चालाकी होती है कि अगर आप अपनी फिल्म बना रहे हो, पहली फिल्म या दूसरी फिल्म, उसमें कोई नोन फेस रख ले। कई लोग इसीलिए एक छोटा सा रोल अमिताभ बच्चन को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, क्योंकि उससे उनकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए वो आज फिल्म भी हुई। अब उस समय नाना पाटेकर का क्रेज था। अब हो ये रहा था कि सारे अखबार वाले उस फिल्म की शूटिंग और तमाम चीजों के बारे में लिख रहे थे। और मैं जब ऑफिस जाता था, तो मेरे जो ब्यूरो चीफ थे, मेरे फ्रेंड ही थे, और मेरे साथ बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था। तो वो जब भी एंटर करके अपने चेम्बर में जाते थे बैठने, तो वो कुछ बड़बड़ाते हो जाते थे और हम सबको सुना के, बताइए सारे अखबारों में नाना पाटेकर छप रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं छप रहा है। तो उनका इशारा मेरी ओर होता था, क्योंकि ये बीट जो है, ये क्षेत्र, वो मेरा ही था, और मैं चीफ रिपोर्टर था। मैं भी सुनता था कुछ और काम करते हुए। ऐसा कई बार हुआ और हर अखबारों में छप रहा था, क्योंकि लोग वही पढ़ना चाहते हैं। और सारे अखबारों में किसी में भी नाना पाटेकर ने इंटरव्यू नहीं दिया था, करीब 15 20 दिन से ये चल रहा है। बहुत बोलने पर शायद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि सारे अखबार वाले एक जगह बैठ जाओ और फिर बातचीत करो। ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया था। तो ये सुनते सुनते मैंने अपने फोटोग्राफर, जिनका नाम था मंसूर आलम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जाड़े का दिन था, का जनवरी की शाम थी, मुझे याद है। मैंने कहा कि आइए हम लोग जरा घूम के देख के आते हैं क्या हो रहा है। हम दोनों ने प्लान किया कि हम लोग कोई शूटिंग रिपोर्ट नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। हम लोग जैसे बाहर से कुछ लोग देखने जाते हैं, हम लोग वहां घूम के चले आए। बाबतपुर के पास एक गांव है यहाँ बनारस में, अकोढ़ा, वहीं पे शूटिंग हो रही थी। और वो मुझे इसलिए याद है, जनवरी की शाम थी, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं उनके पीछे बैठा था, और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग वहां तक पहुंचे। जब उस गांव से कम 1 या 2 किलोमीटर दूर थे, तो पैकअप हो जाने के बाद सब लोग ट्रक से और बस से लौट रहे थे, लोकल आर्टिस्ट। तो वो हम दोनों को पहचानते ही थे। सभी बता रहे थे कि अब जा वो मैंने वो लोग कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसका मतलब ये था कि देखो ये लोग अब जा रहे हैं। जब सारे जर्नलिस्ट लौट गए, हम सब लोग लौट रहे हैं, अब तो पैकअप हो गया, अंधेरा भी होने जा रहा है, जाड़े की शाम है। फिर बीच में किसी गांव का भी कोई आदमी बोला कि अरे अब तो वहां सब खत्म हो गया। सब वहां तो गांव से गांव तक एक से भाई बात तक चली जाती है। फिर हम लोग जाकर के वहां उस एरिया में रुके। वहां दूर में बहुत बड़ी एक हवेली थी, जहाँ पर ये लाइट क्रेन व्रेन रखा था, लाइट पे दूर से लग रहा था वहीं हो रहा होगा, उसी हवेली के आसपास शूटिंग। जब हम लोग एंटर किए, तो वहां पहले ही एक ये न्यूज मिला कि वहां पर हर 15 दिन पर गांव में लाइट आती है। एक गांव में अगर 15 दिन लाइट है, तो अगले गांव में 15 दिन लाइट नहीं रहती। फिर उस गांव में रहती है, तो फिर इस गांव में नहीं रहती। ये एक नई जानकारी मिली। तो अखबार में रहते हुए तो खाली ऑब्जर्वेशन ही रहता है, क्योंकि उसमें जो लोग खबरों के पीछे भागते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं होते हैं मेरी दृष्टि में। मेरा अपना मानना है कि न्यूज खुद ही अपने पास आ जाती है, अगर वैसी नजर है, जर्नलिस्टिक अगर आपका विजन है, तो अपने आप आ जाए। तो ये आ गई अपने आप। फिर हम लोग अंदर जा रहे थे, तो रानी मुखर्जी की बहन शायद लौट रही थी। तो हम लोग ऐसी बातचीत करने लगे। तो फोटोग्राफर जो है वो अपना कैमरा वैमरा निकालने लगा, तो उसने मना कर दिया। तो हमने उससे बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप हमारे साथ जो फ्रेंड हैं, उनको अगर आप इंसल्ट कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे, तो फिर आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग तो खाली यूं ही आए हैं, घूमने आए हैं। अब अंदर सीढ़ियां थी और बहुत बड़ी हवेली, उसमें एंटर की। तो अंदर जाने पर बीच में एक आंगन था, और एक कमरे के अंदर कोई शूटिंग हो। बाहर तो क्रेन लाइट सब लगे थे हवेली के बाहर, लेकिन हवेली के कॉर्नर में
शूटिंग हो रही थी, पता चला कि वहां पर कुछ हमारे भी परिचित लोग मिले जो एक्टर्स हैं, वो बताया कि आयशा जुल्का और नाना पाटेकर का शॉट लिया जा रहा है कमरे के अंदर। कैमरा वगैरह और माइक वगैरह सब गया हुआ था, और कुछ लोग बाहर से भी देख रहे थे। तो इंटीमेट सीन था। तो हमें तो कुछ करना नहीं था, हम वहीं पर आराम से चेयर लेके बैठ गए। और हमारे फोटोग्राफर भी कहीं इधर उधर घूमने लगे, वो अपना काम करने लगे। तब तक एक आदमी, अचानक एक आदमी अपियर हुआ और आके हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता पूर्वक से झुका के बोला कि मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप हमारी हवेली पे आए हैं। आप जब स्वतंत्र भारत में ब्यूरो चीफ थे तो मैं यहाँ का आपका संवाददाता था, और आप मेरे घर आ जाएंगे। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने खूब राव भगत किया। ये सब पहले से तो कुछ तय नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। फिर उनका बेटा आया जो उसी फिल्म में एक्टिंग करता था, बोला कि मैं आपके घर एक बार जा चुका हूँ, और जो सीआईडी सीरियल्स आते हैं उसमें मैं हूँ, और आपके आशीर्वाद से। हमको फिर खुशी हुई, मैं आराम से बैठा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद हवेली के बाहर आ गया। यार इतने सारे लोग हैं, मैं थोड़ा बाहर अकेले एकांत में घूमूं। जब मैं बाहर आया, बरामदे के पास और सीढ़ियां थी, वहीं से मैंने देखा कि सीढ़ियों के बाहर जो रोड किनारे दीवार थी, वहां नाना पाटेकर अपने स्क्रीन प्ले राइटर के साथ, जो डायलॉग राइटर के साथ वॉक कर रहे हैं, मतलब मुझसे डायलॉग सुन रहे होंगे दूर से। वो मुझे नहीं देख रहे, मैं भी उन्हें देख रहा था। वो मेरे सामने से गुजर रहे हैं। बनास शहर के 10-12 लड़के गए थे, वो उनके भक्त थे नाना पाटेकर को मिलने। और उन्होंने ये चालाकी की थी कि वो मेरा नाम लेके जाएंगे कि कोई एडिटर आए हैं, संपादक आए मिलने, उनसे और प्रोड्यूसर और नाना पाटेकर से मिलवाएंगे, इस बहाने हम लोग भी मिल लेंगे। वो भीतर अपना ये सब काम कर रहे थे। तो ये मैं चुपचाप अकेले, पूरे सुनसान अकेले हवेली के बाहर बरामदे पे ऊंचे खड़ा था, सीढ़ियां थी और सामने से दोनों घूम रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन युवाओं को, जो भक्त लोग हैं, उन तक ये पहुंचा दूं कि वहां तुम बेकार परेशान हो रहे हो, ये तो यहाँ है जिनसे तुम लोग मिलना चाहते हो। तब तक क्या हुआ कि वो लोग बाहर आए, हमने जिससे खबर भिजवाई कि आप जाके उनको बोल दीजिए वो यहाँ है, आके मिल ले उन लोगों से, ऑटोग्राफ लेना हो, फोटो की जो करना हो करें। तब तक वो लोग आए और जैसे ही देखा वो लोग दौड़ पड़े। तो नाना पाटेकर क्या किए कि वो उस जगह से आके सीढ़ियों से चढ़ के अंदर जाने लगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग घेर लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। और सब लोग, उनमें से कोई नाना भैया एक फोटो हो जाए, ये हो जाए, वो भूल गए। तो तब तक क्या हुआ, ये लोग बरामदे पे खड़े हो गए हवेली के, सीढ़ियां थी, और मैं भी हट गया वहां से कि आप लोग अपना मिलिए जुलिए। और सीढ़ियों के नीचे से, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले नाना पाटेकर थे, वहां मेरा फोटोग्राफर चला गया मंसूर। वो वहां से इनकी फोटो खींचने लगा, वो फोटो खिंचवाने लगे। ना उनको भी लगा कि भाई फोटो खिंचवा के मैं अंदर चला जाऊंगा, मैं सेफ हो जाऊंगा। मुझे लगा कि ये जो फोटो खींच रहा है मंसूर इन सबके साथ, एक भी फोटो इन भक्तों को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब डिजिटल कैमरा है उससे फोटो नहीं निकाली जा सकती, और उसको फॉर्मेट किया जा सकता था कैमरे में लगा के। ये अखबारों में आया हुआ था, वो उसका प्रैक्टिस चल रहा था। तो फोटो तो उनको मिलेगी नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं मंसूर के भी पीछे खड़ा हो गया, एकदम उस दीवार पर जहां से पहले नाना डायलॉग राइटर के साथ गुजर रहे थे। वहां से लेने लगा, क्योंकि इन लोगों को फोटो मिलेगी नहीं। मैं पीछे से, मेरे पास एक अपना कैमरा होता ही, मैंने फोटो खींच दिया ताकि उनको मैं दे सकूं, भाई वो खुश हो जाएंगे, सबको दिखाएंगे। जब मैं ये कर रहा था तब नाना की निगाह मेरे ऊपर गई। जब उनकी निगाह मेरे ऊपर गई तो उनके आसपास जो खड़े भक्त लोग थे, सबकी निगाह मेरे ऊपर गए। तब उनको उनकी फिर वो बुद्धि लौटी उनके पास। अरे अरे, आप ही, इन्हीं से तो मिलवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और एडिटर है, ये है, वो है, बोलने लगे। अब ये सब वो लोग, उनको अब याद आया कि उनको मुझसे मिलवाना था। वास्तव मुझसे तो मिलवाना नहीं था उनको, तो खुद मिलना था। लेकिन अब उनको देखे सम्मान पूर्वक वो लोग भी हमारे बारे में बोलने लगे। जैसे जैसे बोलने लगे, मैं उनके पास सीढ़ियों पर आने लगा। जैसे ही मैं उनके सामने हुआ तो वो कुछ जाने के, अच्छा ये सारा से हैं, तो वो अपना सुब्रत राय के बारे में और ये बताने लगे अपने उसमें कि भाई जर्नलिस्ट सब तो ऐसे ही होते हैं, तुम भी वैसे ही हो गए। और तुम्हारे मालिक तो वहां थे, अभी यज्ञ हुआ था, हमको बुलाया गया था, तब तू कहाँ था? तो हमने कहा कि मैं बनारस ऑफिस में हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं। बस अभी इतना ही बोला। और फिर वो बोल के बस मिलके हाथ, वो मैंने हाथ वाथ नहीं मिला के, मतलब बोल के बस जाने के लिए मुड़ना ही था। सब लोग घेरे हुए थे। तो हमने बोला कि कुछ पूछना उछना नहीं है? किसी ने बोला। हम कहे नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे ये जानना है कि आपकी कुछ फिल्में मैंने देखी है, उसमें अक्सर ये आप कहते हैं कि बचपन से बाप का पता नहीं माँ मर गई, या बचपन से माँ का पता नहीं बाप मर गया। ये प्राय फिल्मों में आपको देखने, ये सचमुच में स्क्रिप्ट में होती है या आप लिख पाते हैं? तो आपका बचपन क्या सचमुच ऐसा था, गरीबी में माँ नहीं थी या माँ थी?
बस इतना पूछा कि इसकी जानकारी दे दीजिए, तो अब जाइए, हमको तो कुछ पूछना नहीं है आपसे। अब जैसे ही ये बोला तो अब धीरे धीरे, वो जाड़े की शाम थी, वो अंधेरा हो गया था, ये लोग भी चुप हो गए थे सारे, नाना भैया लोग और फोटोग्राफर तो मेरा इशारा समझता ही है। और वो अपना, नाना पाटेकर बोलना शुरू किए। जब हम छोटे थे तो हम लोग के पास खाना नहीं होता था, तो खेतों में हम लोग जाते थे, तो हरी मिर्च हम कच्चा खा लेते थे। उससे क्या होता, भूख मिट जाती थी। और माँ की बात वो बताने लगे, और ये बताने लगे, ये करीब 20 मिनट तक वो बताते चले गए, पूरा अपना बचपन और माँ के साथ का रिश्ता। मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप सुन रहा था, मुझे तो बताएंगे तो ठीक, नहीं बताएंगे तो ठीक, मुझे तो कुछ इंटरव्यू करना नहीं है। और वो सीढ़ी थी, अंधेरा हो गया था। तब तक वो जो डायलॉग राइटर था या कोई डायरेक्टर होगा, वो आया पीछे बोलने कि आपकी आपका शॉट रेडी। मतलब वो चाहे कि मैं इस तरह से बचा लूं, ये सब क्या बातचीत हो रही, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, वो तो सारे लोग तो शूटिंग में ही थे अंदर। बाहर के लोग को ये पता था कि पैकअप हो गया, लौट गए थे। लेकिन ये जाने लगे, बोला हाँ हाँ, ठीक है, मैं जाने लगा। तब तक क्या हुआ, उसको बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और जो बात वो कर रहे थे वो कंटिन्यू करने लगे। मैंने कुछ बोला नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब अगर मैं कोई एक सवाल सही पूछूं और सामने वाला बताने लगे, उसको हम ज्यादा बताने देंगे, तो वो जब चुप करेगा, तो फिर उसके भीतर उसका मोमेंटम तैयार हो जाएगा। कोई भी आदमी जब बोलता है, तो उसका उसका एक मोमेंटम तैयार हो जाता है, संवेग तैयार हो जाता है, जिसके संवेग में वो फिर बोलता है। तो वो उनको बोले कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बोलने लगे। और फिर जब और घने उसमें चलने लगे, मैं खाली ये देख रहा था कि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, मैं इसको कहीं टर्न कर दूंगा दूसरी तरफ, बहुत कैजुअली। और वो माँ और बचपन उसी को, वो बहते चले गए, बोलते चले गए, बोलते बोलते सीढ़ी पर बैठ गए। वो बैठ गए, मैं खड़ा था, और सारे भक्त लोग, वो लोग भी आसपास घेर के बैठ गए। तब तक वो सब फिर बोलने लगे, सर आपका शॉर्ट नहीं, बोला कि आज कैंसिल कर। और उसके बाद फिर मैं वही करता रहा, जैसे कि मुझे तो कोई बातचीत करनी नहीं है। और वो जो बोल रहे थे, उसमें मुझे लगा कि अब इनके पास कंटेंट कम खत्म होने वाला है, तो हल्का सा घुमा देते थे। तो करीब 2 ढाई घंटे बातचीत होती चली गई। और करीब उस वक्त 4, 4:30 से 5 बज के 6:30 7 बज गया। तो फिर उसके बाद वो मुझे विजिटिंग कार्ड मांगे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो उस तरह का जर्नलिस्ट है नहीं, फिल्म जर्नलिस्ट जैसे होते हैं। और उन्होंने किसी को इंटरव्यू भी नहीं दिया था बनारस के किसी को। उन्होंने फिर मुझसे कार्ड मांगा, हमने कहा मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। फिर हाथ मिलाया, और फिर अंग्रेजी में बोलने लगे, और फिर बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं याद रखूंगा, कभी भी बॉम्बे घर आइए। और एकदम तुरंत एक दोस्ताना व्यवहार हो गया। भक्त लोग बहुत खुश कि गौतम भैया के साथ ये हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं है चिंता की बात। मैं और मंसूर फिर उनके मोटरसाइकिल से लौट, और हम लोग अपने अपने घर नहीं गए, क्योंकि ब्यूरो ऑफिस जो होता है 8 बजे तक बंद हो जाता है, 8 बजे तक आपको खबर देनी होती है। हम लोग ऑफिस आए, सब लोग जा चुके थे। अपना लैपटॉप खोला, उन्हें फोटो बनाया, मैंने उनके साथ इंटरव्यू बनाया, और लखनऊ भेज दिया। ब्यूरो चीफ को पता नहीं। उसका हेडिंग मैंने ये नहीं दिया कि नाना पाटेकर से गौतम चटर्जी की बातचीत। मैंने लिखा हेडिंग, हरी मिर्च की आंच ने, फिल्म की शूटिंग हो रही थी आंच, हरी मिर्च की आंच ने मुझे बनाया नाना पाटेकर, ये हेडिंग दिया। इसमें सारी बातें आ गई जो वो कहे थे। फिल्म की शूटिंग की आज, फिल्म का नाम भी आ गया, नाना पाटेकर वो नाम आ गया। फर्स्ट पर्सन ने उनकी ओर से बनाया, और इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने लखनऊ भेजी, और हम लोग फिर आ गए वापस घर। अगले दिन जब अखबार आया, तो वो पूरा इंटरव्यू फर्स्ट पेज के नीचे बॉटम स्टोरी थी, सिटी पेज में नहीं था। पहली अच्छी बात। और दूसरी बात जो थी, उसमें बाईलाइन दिया गया था। बाईलाइन उसको कहते हैं, जो आप जानते ही हैं, आप तो अखबार के घर के व्यक्ति हैं। जिसपे नाम दिया जाता है, लोग नाम अपना मेरा छपे, हर रिपोर्टर तरसता है, वो भी मैंने नहीं भेजा था उनको। तो वहां से एडिटर ने इसको पहले पेज पर दे दिया था, नाम दे दिया था। और फिर मैं जब दिन में ऑफिस आया, देखा ब्यूरो चीफ ने पूरा मिठाई बांट रहे हैं, उस खुशी में कि किसी अखबार में अभी तक इंटरव्यू नहीं आया, नाना पाटेकर हमारे यहाँ आ गया। अब क्या होता था कि दूसरे अखबार के लोग, उनको हमेशा पहले से ही डर होता था कि ये हम लोग को डांट खिलवाते। जैसे मैंने नसीर वाले में बताया कि अगले दिन को डांट पड़ी थी 11 बजे की मीटिंग में। ये हम सबको डांट पड़ी, तो सब यही बोलते, गौतम भैया आप हमको डटवा दिला ना। अगर मैं बीएचयू में कहीं भी घूमने चला जाऊं उन दिनों, एक राउंड खाली विश्वनाथ मंदिर के आसपास, तो वहाँ एक जगह है जहाँ पर जो लोग बीएचयू कवरेज करते हैं एजुकेशन, वो सब लोगों का दस्ता ग्रुप बैठा रहता है। ऐसा होता है, हर अखबार का उस बीट का व्यक्ति एक हो जाता है।
जागरण, हिंदुस्तान, ये सब। तो वो लोग उसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे अखबार का व्यक्ति था विजेश, वो शाम को बताता था कि भैया आज आप उधर से गए, तो बोले बस कल 11 बजे हम लोग को डांट मिलनी है, कुछ ना कुछ भैया दे देंगे, ऐसा कि हम लोग को डांट सुनना पड़ेगा। तो ये एक एक इमेज बन गया था इस तरह का। तो ये मैंने नाना पाटेकर वाली बात बताई, जो हम इंटरव्यू नहीं लेने गए थे मिलके। मेरा अपना मानना है कि जैसे आर्टिस्ट क्रिएट करता है, आर्टिस्ट ढूंढता है, बनाता है, जो सीयर होता है उसके पास वो चीज मिल जाती है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही, मैं कोई फोटो खींचने गया, ये मैं करने गया, अब मुड़ा तो देखा कि नीचे एक गुलाब का फूल बारिश में भीग रहा है, अपने आप किसी ने इमेज दे दिया कि लोग ये खींचो, तो उसको मिलता है। वो सीख नहीं करता, फाइंड करता है। जो ईसा मसीह ने कहा था ना, सीक एंड यू विल फाइंड। तो आर्टिस्ट सीख करता है, जर्नलिस्ट खबरों के लिए सीख करता है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, हम लोग को मिल गया। तो ये मुझे, मैं जब जर्नलिस्ट हूँ तब भी मुझे मिलता है, जब मैं आर्टिस्ट हूँ तब भी मिलता है, जब मैं कुछ नहीं हूँ तब भी मिलता है। कुछ भी मैं डिजायर नहीं करता कुछ चीज पाने के लिए, वो करने के लिए। कुल मिला के इसका, इससे जो सारांश, सार ये सीखा जा सकता है, वो ये है कि आप एक सही सवाल करिए, और सही सवाल से क्या होगा, वो आदमी काफी डिटेल में बताएगा। आपको बहुत सारे सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। जो इंडिया टुडे का मैंने एग्जांपल दिया था, प्राण से इंटरव्यू हो रहा था, और जब वो बहुत देर तक बोलेगा, उसको मोमेंटम तैयार हो जाएगा। जब मोमेंटम तैयार होगा तो और बोलेगा। आपके पास अगर 2 घंटे की बातचीत है, आपको तो थोड़ा सा ही लिखना है अखबार में, उसमें से जो मर्जी आप लिख लीजिए। तो हर एपिसोड में जो एक एक चीज, क्या बोला जाए, एक एक तरीका बता रहे थे, उसमें फिलहाल इस अनुभव से सीखने वाले सीख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है। आगे अगर आप और जानना चाहें तो मैं इसको और कंटिन्यू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसके साथ साथ ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने नाना पाटेकर से ये पूछा कि इस तरीके के डायलॉग होते हैं कि जो है माँ बचपन में मर गई और पिता का पता नहीं, इस तरीके का। तो जब उन्होंने आपको अपने बारे में बताया, तो वो हरी मिर्च वाला रेफरेंस देखे, और फिर जो है जैसा सचमुच ऐसा था उनके साथ कि पेरेंट्स में से कोई ऐसा एक नहीं था। और दूसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे कि नाना पाटेकर के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ही एंग्री पर्सन है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उनकी डायलॉग की फास्ट डिलीवरी ही उनकी आइडेंटिटी है। तो ऐसा कुछ उनको गॉड गिफ्टेड है, या डायरेक्टर की डिमांड पर वो करते हैं? ये है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो उनका स्वभाव है, उसी स्वभाव को ही पोर्ट्रेट फिल्म में किया गया है। इसलिए रियल लाइफ में भी लोग उनसे डरते हैं, वो मारना। लेकिन उनका अपना जो तर्क है वो बहुत जेन्युइन है। वो ये है कि कोई भी मुझसे उल्टा कुछ बोलेगा, वो पार्टी इसीलिए नहीं जाते हैं किसी भी फिल्म पार्टी में, उसमें कोई भी उल्टा कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा, तो वो मार देंगे, गुस्सा आ जाएगा। ये जो उनका गुस्सा इस दृष्टि से वाजिब, वैसे किसी भी इंसान के लिए गुस्सा वाजिब नहीं है, लेकिन उनका अपना जो तर्क है वो बिल्कुल सही है कि आप फालतू बात करेंगे ही क्यों, मुझे गुस्सा दिला क्यों रहे। मैंने तो उनको गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने तो उनको, उनके साथ उनके माता पिता और उनके माँ और क्या उनका संबंध पूछा। उन्हें पिता की बात इसलिए नहीं की क्योंकि पिता नहीं है उनके, उनके माता जी की है, और माता जी के साथ बचपन कैसा गुजरा है बताने लगे। ये ऐसा एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक पक्ष है, जो या तो अगर कोमल हृदय का व्यक्ति होगा वो बहुत देर तक बात करेगा, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा बात करके अवॉइड करके चला जाए। तो इससे पता चल गया कि वो बहुत डेलिकेट हार्ट के व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस मसले पर काफी देर बात की। करीब 2 से 2.25 घंटा बाद में मसूद ने बताया, एक सवाल पर कई बातें आ गई, वैसे ही जैसे श्याम बेनेगल से बात की थी। सिर्फ एक सवाल पर कि उनकी फिल्मों में म्यूजिक अंत में क्यों होता है, उस पर पूरा उनका लाइफ आ गया, उनका जन्म से लेकर के उस तरफ तक, मतलब 2021 तक की बातचीत आ गई। 23 और 24 में तो वो बिल्कुल खुश शिकाय हो ही गए। 23 दिसंबर 2024 को डेथ हुआ, लेकिन 23 और 24 में वो इस स्थिति में नहीं थे। अब अगर आप मेरा 21-22 का देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा कितने बिल्कुल उनको कोई अस्वस्थ है ही नहीं, जबकि डायलिसिस पे थे। और उनके बोलने, उनके स्वास्थ्य को देखिए, तो नाना पाटेकर का जो ये जो तरीका है, वो है जेन्युइन व्यक्ति। लेकिन उनके इस स्वभाव को भी डायरेक्टर ने पोर्ट्रेट किया, और क्रांतिवीर से ज्यादा हुआ, और फिर यशवंत वगैरह में ये होता चला गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा अगर आप में वैरायटी नहीं। जैसे अगर एंग्री यंग मैन का इमेज लेके अमिताभ आए, अगर उसमें एक एक चीज ऐड नहीं करते जाते, कॉमेडी का, रोमांटिसिज्म का,
शुरू में जब रोमांटिसिज्म को उन्होंने किया था वो सुपर फ्लॉप हुआ था, बंसी बिरजू, एक नजर, है ना। लेकिन जब सिर्फ एंग्री यंग मैन के लेके आए, प्रतिनायक की छवि लेके आए, जो कि अशोक कुमार ने पहली बार पोर्ट्रेट किया था ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत में 43 में, सेम चीज जब रिपीट हुआ ये फॉर्मूला, तो उसमें वो नायक बने, वरना कभी नहीं बन पाते। राजेश खन्ना का जमाना था और उसमें रोमांटिसिज्म चल रहा था, ऋषि कपूर का था। तो ऋषि कपूर गिटार लेके घूमते रहते, राजेश खन्ना अपना काम करते रहते। लेकिन ये जो एंग्री यंग मैन आया, जो नायक भी नहीं होगा और खलनायक भी नहीं होगा, प्रतिनायक होगा, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, इसलिए उन्होंने उसमें कॉमेडी भी का पार्ट जोड़ा, रोमांटिक पार्ट भी जोड़ा, तो उनको रोमांटिक रूप में भी बेमिसाल उस सिलसिला में देखा गया। फिर जो कॉमेडी किया, नमक हलाल आदि आदि तमाम फिल्मों में, छोटे बच्चों के साथ का उनका सीन, तो ये सब जो चीजें जोड़ते गए, इसलिए उनकी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्जिविटी बढ़ती चली, वो दीर्घायु हुए। ऐसा औरों के साथ नहीं होता है ना। राजेश खन्ना के साथ ऐसा नहीं हुआ, हालांकि लंबा समय था। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर के साथ भी नहीं हुआ, नाना पाटेकर के साथ भी नहीं हुआ। तो आप सिर्फ एक चीज इमेज में रहेंगे तो ज्यादा देर तक नहीं चले। बहुत अच्छी बात आपने बताई, आगे लेकिन जो, अगर आपके हम लोग पास अगर समय हो तो मैं एक दो और इंटरव्यूज का जिक्र कर सकता हूँ, जैसे लता मंगेशकर और ली वुलमैन का। नहीं, वो आप एक एक चीज, बताएंगे। बिल्कुल लता मंगेशकर के इंटरव्यू के बारे में तो हम जानना चाह रहे थे, पर एक छोटी सी चीज हम ये जानना चाहेंगे कि आप आमतौर पर ये प्रश्न तो किसी से पूछते ही नहीं है कि आप फिल्मों में कैसे आए, लेकिन नाना पाटेकर के कभी नहीं। रेफरेंस में जरूर ये जानना जो है हमारे लिए, वो जरूरी होगा कि वो फिल्मों में कैसे आए। वो रंगमंच करते थे, थिएटर करते थे। और गिद्धा एक विजय तेंदुलकर का प्ले है। ये लोग बहुत अच्छा, मराठी रंगमंच तो बहुत आगे है ही है। तो ये लोग दोस्त थे, स्मिता पाटिल और नाना पाटेकर। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि फिल्मों में करने, ये नहीं जाना चाहते। लेकिन इन्होंने बात की थी रवि चोपड़ा से, चोपड़ा फिल्म्स की बन रही थी आज की आवाज। तो ये उन्होंने बताया है सबको, ये तो सब जानते होंगे। वो गए थे शायद, बोले तुम एक बार मिलने चले जाओ, तो मिलने चले गए। तो वो उनके बातचीत से, वो जो डायरेक्टर थे वो काफी वो थे कि भाई, तब तुम ही सजेस्ट करो, तुम ही जानते हो, तो फिर तुम अपने कोई फिल्म देख लो। पहली मुलाकात में तो चले आए। जब ये निकल रहे थे तो उसमें स्मिता काम कर रही थी, तो बोला क्या हुआ, तो बताया, बोला मुझे नहीं करना है। तो ये जाके फिर कुछ बोली होंगी, तो फिर बुलाया गया। तो दोबारा गए तो बोले कि फिर आप ये भी बता दीजिए कि आप पहला शॉट कैमरा कैसे लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो बताया कि कैमरा यहाँ से रहेगा और ऐसे घूमते हुए आएगा। और एग्जैक्टली फिल्म में वही हुआ, जो जैसे उन्होंने बोला था। पहली फिल्म, अभी एक्टिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्टर को बताया था कि कैमरा कैसे जाएगा। आप अगर आज की आवाज देखिए तो फर्स्ट शॉट जो है, वो एकदम क्लोज से कैमरा दूर जाता हुआ है और सामने से ऐसे गुजरता है। सिर्फ वही हुआ, इस तरह से हुआ थी स्मिता पाटिल के कारण है। जैसे जया बच्चन के कारण डैनी आए थे, वो नाम भी उन्होंने दिया था डैनी, इतना लंबा टेढ़ा नाम था, उसी तरह से हमारे पास एक्चुअली नाना नौ पाटेकर मिनट का का फिल्म। समय है, 9 मिनट का समय है। तो हम लता मंगेशकर साहब के इंटरव्यू के बारे में जानना चाह रहे थे। तो हम्म। अगर 9 मिनट में आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए। नहीं, लता जी का तो इंटरव्यू 1 मिनट में ही बताया जा सकता है कि हम उनसे मिले और उन्होंने बहुत प्यार से, वो भी मिली और हम लोग की बातचीत हुई। 3 वाक्य में पूरी हो सकती है, नहीं नहीं, क्योंकि वहां भी यही स्थिति थी नहीं, पर कि वहां हम पे उनसे, हाँ, नाना पाटेकर जैसा कुछ तो आप हमें। अखबारों में क्या होता है ना, अखबार में भेजा जाता है ना कि आपका जो एरिया है वो ही करेंगे। जैसे एक बार मैं छुट्टी पे लखनऊ से बनारस आया था, शांता प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था, तो यहाँ के बनारस के एडिटर थे अखबार के, सुधांशु जी, उन्होंने एडिटोरियल लिख दिया था और वो मुझे फोन करके बोला कि गौतम जी, मैंने हस्तक्षेप किया, ये मेरा एरिया नहीं है, फिर भी आप जरा बताइएगा कि ठीक ठाक दिखाए कि ऐसा होता था। या पूर्ण नारायण जी के लिए जैसे बुलवाया गया था, तो उसी तरह से सुभाष मुखोपाध्याय के पास भेजा गया था, या धर्मवीर भारती जी के लिए जब मुझे भेजा गया तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन संजोग से बात हुआ, हुई मुलाकात और काफी बातचीत हुई। और उस पर मैंने शीर्षक दिया था, मध्याह्न सूर्य की निस्संगता। ये इंटरव्यू उनकी मिसेस को इतना पसंद आया, पुष्पा जी को, उन्होंने ज्ञानपीठ से पूरा इंटरव्यू ही छापा जो प्रकाशित है। फिर फोन किया था उन्होंने कि मैं इसको फिर लेना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहती हूँ। और ये जो लखनऊ में ही के दिनों में ही अवध सम्मान दिया गया था लता जी को और आशा जी को। लता जी को जब दिया गया तो एक दो महीने बाद आशा जी को भी दिया गया। ये मुझे समझ नहीं है कि आयोजकों ने अपनी ओर से सोचा है या आशा जी ने खुद कोशिश की थी। तो उसमें क्या होता है कि वही फिर हमारा बीट था, फिर बोला जाता है कि लता जी से मुलाकात। तो हम लोग बेगम हजरत मल पार्क में थे, 12:30 के लोग। फिर हम सभी लोग एक साथ, करीब 11-12 लोग, अलग अलग बारों के,
हम लोग पीछे क्लार्क्स अवध होटल है, होटल अवध क्लार्क्स वही वो ठहरी थी। हम लोग गए और सामान्य रूप से बहुत कोई किसी अखबार का कोई था, वो शायद हिंदुस्तान का या नवभारत टाइम्स का, उसने बोला कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो लता जी बहुत बुद्धिवती थी, ये कहें तो मिल के जो मुझे लगा। बुद्धिमती एक होता है, एक बुद्धिवती होती है ना, बुद्धि से चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं सबसे तो नहीं मिल सकती, मैं किसी एक से ही मिलूंगी। तो उन सब लोगों ने अलग अलग बात को मुझे आगे कर दिया, क्योंकि वो लोग का बीट ये नहीं था, उनको ये कवर तो करना था, लेकिन उनको संगीत और शास्त्रीय संगीत इसमें बहुत ज्यादा जान के समझ नहीं, तो लोग सब मुझे लेकर के मुझे एक तरह से तो हम हमारी ओर से गौतम की बात करें, हम सबको हम लोग फिर मिल रहे हैं। मतलब होता क्या था कि एक आदमी जब किसी को कवर कर लेता है तो टेलीफोन को बाकी अखबारों में भी ब्रीफ कर देता है। ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, तो उन्होंने इस जंक्शन को किया। संजोग की बात है, या ये वही मैंने कहा कि ईश्वर की कृपा को मुझे जो मिला वो ये कि अरे गौतम आए हैं, फर्स्ट सेंटेंस के मुंह से निकला, तो लोगों को लगा अच्छा वो भी जानती हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ, पता नहीं किस गौतम के बारे में उन्होंने सोचा हो। फिर वो जो रूम था, वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो होटल का सबसे बड़ा रूम होता है उसको क्या एक शब्द बोलते हैं, मैं भी भूल रहा हूँ। अ, उसी में अमित कुमार भी थे और हम लोग जो है उस कमरे में गए हम लोग, और देर तक बातचीत वही वही हुआ कि हमको कोई बातचीत करनी नहीं है, खाली मिलना जुलना है। और बातचीत होती चली गई, तो फिर उनको कोई बोलने आया कि खाना खा लेने के लिए रात का, क्योंकि वो शायद जल्दी खाना खाती थी, बोला कि अभी रुकिए। तो मुझे याद है ये दो वाक्य, कह रहे गौतम आए और फिर वहां पर जो अरे रुकिए। फिर और बातें होती गई, क्योंकि वो जब बातचीत हमने छेड़ा ही इस ढंग से था ऐसे तरफ, वो बातचीत उनसे कभी किसी ने की ही नहीं होगी। वो श्योर है, क्योंकि उनसे जो भी बात करेगा तो फिल्म संगीत और आदि आदि की बात करेगा। हमने बोला कि खेमचंद प्रकाश से आपका जो रिश्ता था कितने दिनों का था। ये पहला सवाल से ही उनको लग गया कि मैं सीधे पहुंच जा रहा हूँ फिफ्टीज में, पहले गाने में। हमने बोला कि आपका नाम तो अनाउंस नहीं किया गया था रेडियो से। वो तो और सब लोगों ने जब बोला था कि ये नाम कुछ अलग लगता है, ये वो नहीं, तब रिकॉर्ड कंपनी से पता करके फिर अनाउंसर ने रेडियो से बोला था पहली बार। बोला हाँ ऐसा, फिर उसको और उन्होंने डिटेल किया, खेमचंद प्रकाश के बारे में बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आशा जी मिली थी कभी खेमचंद जी से, तो बोला नहीं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं वो अनिल विश्वास खेमचंद प्रकाश वाले जमाने में थोड़ी देर के लिए गया, और फिर मैं उनका जो जहां से उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सीखा है उसमें मैं देर तक चला गया उस आंगन में, क्योंकि मुझे लगा था कि वो ज्यादा मुझे सीखने के लिए अच्छा रहेगा। और मैंने उनसे कहा कि आपने जो भिंडी हजार घराने से सीखा है क्लासिकल म्यूजिक, तो उसके बारे में बताइए कि वो गुरु की तालीम और सारी चीज, क्योंकि अगर वो तालीम मिली थी और वो अ, मतलब मुस्लिम थे और उर्दू उनकी इतनी अच्छी थी, तो फिर आपने यूसुफ भाई के कहने से आपने कहा कि मौलवी रखा था उर्दू सीखने के लिए, ये बात आपने एक इंटरव्यू में बताई। तो फिर तो आप वहीं से सीख सकते हो कि आपकी जुबान जो बंदिशें आपको सिखाई जा रही हैं। ये उनको सवाल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ये सब इंटरव्यूज में कहा था और टेलीविजन में ही कहा था, दूरदर्शन में, कि वो लोकल ट्रेन में किसी ने परिचय कराया था दिलीप कुमार से। तो उन्होंने कहा था अच्छा मराठी है, दाल भात खाने वाली। तो उन्होंने इसका इशारा ये समझा था कि मेरी उर्दू जुबान ठीक है, उसमें हिंदुस्तानी फिल्में बनती थी उनकी हिंदुस्तानी भाषा में, तो उर्दू जुबान की बहुत कीमत होती थी। तो उन्होंने फिर अंग्रेजी से मौलवी रख दिया था, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे सब लोगों ने सुना था वैसे मैंने भी सुना है। तो मैंने कहा कि आप तो उसके पहले से जो आपके पिताजी थे, तो उन्होंने आपको भेजा था एक उस्ताद के पास शास्त्रीय संगीत सीखने, आप वहां से एक एक राग सीखने लगे, उसके बाद आशा जी गई। तो क्या जब बंदिशें सिखाते थे तो उसमें उर्दू की भी तालीम आ, आपको नहीं बताते थे कि नहीं किस शब्द का कैसे उच्चारण करना है? ये सवाल उनसे किसी ने नहीं पूछा था, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। और यहीं से फिर जिसको मैंने कहा कि वो बुद्धिवती थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से फिर उसका वो बताते चले गए, और फिर हम लोग रागों की दुनिया में चले गए। तो कभी कोई उनसे ये सब बात ही नहीं करता है, तो क्लासिकल म्यूजिक कोई बात करेगा नहीं ना, लता मंगेशकर की आवाज और लता मंगेशकर आदि आदि। फिर बाद में हम लोगों ने, हम बनारस के हैं तो बिस्मिल्लाह खान साहब, किशन महाराज, ये सब की बातें हो रही, वो क्लासिकल म्यूजिक की बात ही हमने शुरू कर दी थी थोड़ा सा अनिल विश्वास और खेमचंद प्रकाश के जमाने
से आकर के भी, पहले वो नितिन बोस पहले फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने पार्श्व गायन शुरू किया था, ये सब थोड़ा सा हल्का सा करते हुए एक बड़े से आंगन में आ गए थे शास्त्रीय संगीत पे। तो उनको भी अच्छा लग रहा था कि कोई रिपोर्टर अखबार का है वो जो शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि रखता है और इतनी जानकारी भी रखता है कि मैं किस घराने से सीखी हूँ। फिर मैंने बताया, पूछा, मतलब मुझे तो सीखना होता था। और ये मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन काल में जब भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलता था तो उसमें इंटरव्यू करना कम होता था, सीखना ज्यादा होता था। सीखने के लिए ऐसे जब आप सवाल पूछेंगे और वो कैंडिड होगा, वो ऑनेस्ट होगा, तो सामने वाला ये समझ जाता है, ये वास्तव में सीखना चाहता है। फिर वो आपको देता ही चला जाता है अगर आप में विनम्रता है। यहीं पर फिलहाल विराम लेंगे, क्योंकि नम्रता एक और लेसन गया आज के बातचीत से कि अगर आप नम्र हैं और सचमुच में सीखना चाहते हैं तो हर बड़ा व्यक्ति आपको सब कुछ दे देता है। सब कुछ दे देता है का मतलब ज्ञान की जो थाती है उसके पास, जो कुछ सीखा हुआ वो परवाह नहीं करता कि मैं इसको अपने घर तक बचाए रखूं या अपने घराने की चीज है, मेरी चीज है। जैसे किशन महाराज जी ने एक दिनों को ही अपना गणेश पुराण का बोल तबला में कैसे निकालते हैं वो दिया था, सबको नहीं दिया था। तो जबकि वो बॉम्बे में एक बार गए थे तो अनुराधा ने उनसे पूछा था, जो जाकिर हुसैन की शिष्य है, वो सुबह उनसे मिलने आए, वो बोले कि शाम को मिलने गए, बोले कि मैंने आपका गणेश पुराण याद कर लिया, अब तबले में कैसे निकालना है इसको आप महाराज जी मुझे बता दीजिए। बोला कि ठीक है, तुम सुबह आना, हीरे की अंगूठी लेके आना, मैं तुमको सिखा दूंगा। तो वो ना आई, क्योंकि ना उनको हीरे की अंगूठी लाना था ना इनको सिखाना था। तो कुछ लोग अपनी बहुत सारी चीजें चीजें उसको बोलते चीज, उसको अपने घराने तक ही रखते हैं। लता जी ने अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो उन्होंने कभी किसी जगह पर नहीं बताई थी, क्योंकि उनसे इससे पूछा ही नहीं गया था। भाई बहनों में भी नहीं बात हुई थी, हृदयनाथ मंगेशकर वगैरह को बताया उन्होंने। मेरे घर में भी कभी इस ढंग से मैं मेरे घराने को लेके बातचीत नहीं हुई है। तो उस घराने में क्या क्या ऐसी खास भी थी, उसके न्यूएंसेस क्या है। जैसे कि बहलावा होता है ग्वालियर घराने में, तो आपके घराने में, भेंडी बाजार घराने में क्या ऐसा चीज होता है, वो मुझे सीखना था, वो बता दी चली गई। ये उसका एक एसेंस मैंने शॉर्ट में बताया। गौतम जी, इस अंक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आनंद।